बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमने सिर्फ ब्लड सेल को डिस्कस करना है। तो ब्लड सेल में दो चीज़ें आती हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। तीसरी जो कैटेगरी है प्लेटलेट्स, वो सेल लाइक बॉडीज़ कहलाती है। तो उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स को साइंटिफिकली अरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, साइट सेल को कहा जाता है, अरिथ्रो रेड को कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये बाई कनकेव डिस्क कहलाती है, यानी ऐसी डिस्क जिसको दरमियान से कंप्रेस कर दिया गया हो तो ये क्या बन जाएगी, बाई कनकेव डिस्क। या इसकी दो सरफेसेस, ये ऊपर वाली सरफेस भी कनकेव है और नीचे वाली सरफेस भी कनकेव है, तो इस वजह से इसको बाई कनकेव कहा जाता है। आगे इसका डायमीटर की बात करें तो 8 माइक्रोमीटर डायमीटर के लिहाज से। नंबर की बात करें तो नंबर मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मेल में 5 to 5.5 मिलियन पर cm3, या इसको सीसी या ml भी कहा जाता है, और फीमेल के अंदर 4 to 4.5 मिलियन पर cm3 या सीसी या ml। दोनों में डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो मेल बॉडी में ज़्यादा हो रही होती है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो हमारे रेड ब्लड सेल है इनका ज़्यादा जो फंक्शन है वो चूँकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है और एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इस वजह से इनकी अमाउंट मेल के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अच्छा, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जब इनको बनाया जाता है, इनको बनाया कहाँ जाता है, रेड बोन मैरोज ऑफ शॉर्ट बोन्स, कि जो हमारी छोटी हड्डियाँ हैं, जैसे हमारा जो स्टर्नम है, स्टर्नम हमारी जो रिब्स फ्रंट पे आके जहाँ कनेक्टेड होती हैं जिस हड्डी के साथ, उसको स्टर्नम कहा जाता है, या पसली हैं, या हमारे वर्टिब्रीज हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, तो वो सारी के सारी शॉर्ट बोन है। उनके अंदर जो गुदा होता है उसको रेड बोन मैरो कहा जाता है। उस रेड बोन मैरो के अंदर इन रेड ब्लड सेल्स को बनाया जा रहा है। तो जिस वक्त ये रेड बोन मैरो या बोन्स में बनते हैं तो उस वक्त इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर ये ब्लड में आते हैं तो उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इनमें ई न्यूक्लिएशन हो जाती है। ई न्यूक्लिएशन का क्या मतलब है, उनका न्यूक्लियस ख़त्म कर दिया जाता है। अब इसको ख़त्म क्यों किया जाता है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है इसका मेजर फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और उसके लिए हीमोग्लोबिन को जगह देने के लिए और ज़्यादा जगह देने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनेली को डैमेज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जिसमें न्यूक्लियस भी शामिल है। तो अगर हम इस वजह से इसका साइटोप्लाज्म देखें तो इस साइटोप्लाज्म में 95% हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, और 5% जो है वो एंजाइम, साल्ट और प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो फॉर्मेशन बोन मैरोज में हो रही होती है, लेकिन जिस वक्त बच्चे की माँ के पेट में डेवलपमेंट हो रही होती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो उस वक्त बोन्स चूँकि प्रॉपरली नहीं बनी होती, इस वजह से उस वक्त ये लीवर और स्प्लीन, लीवर हम कहते हैं जिगर को और स्प्लीन तिली को कहा जाता है, तो ये वहाँ ये बन रहे होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखें, आमतौर पे जब बच्चे की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है और पैदाइश हो जाती है तो ये रेड बोन मैरो में बनते हैं जो शॉर्ट बोन्स की है, और जिस वक्त ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है तो लिवर और स्प्लीन ये बनाते हैं। जो लाइफ स्पैन है इसका, यानी चूंकि इसमें न्यूक्लियस या काफ़ी सारे ऑर्गेनेली नहीं होते, इस वजह से ये अपने सेल को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता। तो इस वजह से इनको तकरीबन 4 महीने बाद इनको खुद ही तोड़ दिया जाता है, क्योंकि दिन ब दिन इनकी एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बाकी जो सेल्स हैं उनमें चूंकि प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो सेल को मेंटेन रखते हैं, इनमें मेंटेनेंस के लिए चूंकि प्रॉपरली जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो नहीं होते, इस वजह से इन्होंने वक्त के साथ साथ ख़राब होने ही होना है। इस वजह से इनको एक प्रॉपर ड्यूरेशन के बाद खुद ही डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है, और वो जो ऑर्गन जो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें लिवर और स्प्लीन है, लेकिन हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं, हमारे जो फैगोसाइटोसिस करने वाले सेल हैं, वो भी इनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। अच्छा, उसके बाद फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में। ज़्यादातर फंक्शन तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है, लंग्स से टिश्यू में जा रही है, और 95% जो ऑक्सीजन है वो इन रेड ब्लड सेल के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती है, और 5% जो है वो ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती है। और हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका तकरीबन 20% हिस्सा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जाता है, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में जो टिश्यू से लंग्स में वापस आते हैं। तो बहरहाल ओवरऑल जो जनरल फंक्शन है मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और थोड़ी सी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। लिकोसाइट्स इनको कहा जाता है। तो लिको का मतलब होता है वाइट, और साइट सेल को कहा जाता है। चूँकि इनमें पिगमेंट नहीं होते, जैसे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है, इनमें चूँकि पिगमेंट नहीं होता, इस वजह से इनको वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। और ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट मौजूद नहीं होता, और ये आरबीसी से बड़े होते हैं। कितने गुना बड़े होते हैं ये हम फिर डिफरेंट कैटेगरीज की डिस्कस करेंगे। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 7000 से 8000 पर cm3 या सीसी या ml, एवरेज हम निकालेंगे तो 7500 बनेगी इन दोनों की।
अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले तो इनको दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स। जिसमें छोटे छोटे दाने मौजूद हों तो वो ग्रेन्यूलोसाइट, और जिसमें दाने मौजूद ना हो वो ए ग्रेन्यूलोसाइट। नाम से जाहिर है कि ग्रेन्यूल्स वाले सेल्स और बगैर ग्रेन्यूल्स वाले सेल्स। अच्छा, इसी तरह इनको प्रॉपरली जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे होते हैं तो न्यूक्लियस भी इनकी डिटेक्शन में हमारी हेल्प कर रहा होता है कि न्यूक्लियस की वजह से भी हम इनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ग्रेन्यूलोसाइट है इनकी मुख्तलिफ कैटेगरी है, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं और इओसिनोफिल्स हैं। अच्छा, जो एक ग्रेन्युलोसाइट, इनकी दो कैटेगरी है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स हैं ये बोन मैरोज में बनते हैं, यानी हड्डियों में बनते हैं। और ये हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ खास किस्म की मैसेज या टिश्यू मौजूद होते हैं जिनको लिम्फाइड मैसेज कहा जाता है। जैसे हमारी स्प्लीन एक बड़ा लिम्फाइड मैस है, इसी तरह यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एडिनॉइड कहा जाता है, टॉन्सिल्स हमारे हैं, इसी तरह यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको थाइमस कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो लिम्फाइड मैसेज हैं जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे, तो उनके अंदर इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। अच्छा, पहले ग्रेन्युलोसाइट को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में एक ग्रेन्युलोसाइट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट में जो पहला जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जिसके अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है वाइट ब्लड सेल में, वो न्यूट्रोफिल्स हैं। इनकी परसेंटेज की बात करें 62% ऑफ वाइट ब्लड सेल, यानी टोटल वाइट ब्लड सेल का 62% सिर्फ न्यूट्रोफिल्स होते हैं। साइज़ की बात करें तो रेड ब्लड सेल के लिहाज से ये 2 गुना बड़े होते हैं, यानी अगर रेड ब्लड सेल 8 माइक्रोमीटर है तो उनका कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 16 माइक्रोमीटर हो जाएगा। और इनके न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे लोब्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें 2 भी हो सकते हैं, इसमें 3 भी हो सकते हैं, इसमें 5 भी हो सकते हैं। जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किए, तकरीबन इसमें 5 आपको लोब्स, तो जितने ज़्यादा लोब्स होंगे उतने ही ज़्यादा हम कह सकते हैं ये न्यूट्रोफिल्स हैं। अच्छा, फंक्शन की बात करें तो ये फेगोसाइटोसिस के ज़रिए से हमारे जो फॉरेन इन्वेडर होते हैं जैसे बैक्टीरिया और वायरस है उनको किल करते हैं। इओसिनोफिल्स परसेंटेज के हवाले से बात करें तो 2% ऑफ WBCs बनते हैं। साइज़ के हवाले से बात करें तो रेड ब्लड सेल से 2 गुना बड़े हैं। न्यूक्लियस के हवाले से बात करें तो ये बाइलोब्ड हैं, और इनकी जो बाइलोबिंग है वो हेडफोन की तरह की है कि साइडों पे 2 लोब हैं और दरमियान में जो न्यूक्लियस है वो लंबा सा है। तो इस हेडफोन की तरह की इनकी बाइलोबिंग है, और इनका फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है उसको इनएक्टिवेट करके हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से महफूज रखते हैं, और दूसरा पैरासाइट पे अटैक करके उनको ख़त्म करते हैं। अच्छा, बेसोफिल्स की बात करें तो परसेंटेज के हवाले से ये बहुत ही थोड़े हैं, 1% ऑफ WBC, और रेड ब्लड सेल से ये 2 गुना बड़े। ये भी बाइलोब हैं, लेकिन इनकी जो लोबिंग है ये थोड़ी सी बड़ी है, इनके लोब्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं। तो इसमें और इसमें आप लोगों ने जहन में रखना है, इनके लोब्स बहुत छोटे छोटे हैं, दरमियान का स्ट्रक्चर बहुत लंबा है, तो यहाँ लोब्स थोड़े से बड़े हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है हेपरिन, जो हमारे ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, और जो हिस्टामिन है ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। स्टूडेंट ये समझते हैं चूंकि ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं तो इस वजह से ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। जो कोई भी ऐसा शख्स जो आपकी गलती पे आपको तंबीह करे वो आपका खैर खा होता है, ये बात हमेशा याद रखें। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ गलत होने वाला है तो वो हमारी बॉडी को इंडिकेट करते हैं इन्फ्लेमेशन के ज़रिए से। तो अगर इंडिकेटर ख़राब हो जाए तो गाड़ी का नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह बुखार का होना, इन्फ्लेमेशन का होना, या बीमारी के सिम्टम्स का बॉडी के अंदर नज़र आना, तो दे आर द इंडिकेटर जो बता रहे होते हैं कि कुछ बॉडी के अंदर गलत होने वाला है। अगर उन इंडिकेशन को हम सामने रखते हुए, उन अलामात को सामने रखते हुए अगर हम अपना इलाज करवा लेंगे तो हमारी बॉडी रिकवर हो सकती है, अदरवाइज बॉडी को क्या होगा, नुकसान होगा। तो आप कह सकते हैं दे आर द इंडिकेटर, ये हमें बताने वाले होते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। तो जाहिर बात है जो गलत चीज़ के बारे में बताए कि ये आपके साथ गलत होने वाला है, इसको सुधार लें, तो आपको मोहसिन होते हैं। तो ये भी हमारे मोहसिन हैं। अच्छा, एक ग्रेन्युलोसाइट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो इनकी 2 टाइप्स हैं। मोनोसाइट, दे आर द स्टे फ्रॉम 10 to 20 आवर्स इन द ब्लड। तो ये ब्लड के अंदर तकरीबन 10 से 20 घंटे स्टे करते हैं एज ए मोनोसाइट। फिर बाद में ये ब्लड से निकल के किस में आ जाते हैं, टिश्यू में। जब ये टिश्यू में पहुंच जाते हैं अब इनको मोनोसाइट नहीं कहेंगे, अब इनको हम क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस ये बहुत बड़े हमारे फेगोसाइटोसिस करने वाले सेल, 2 तरह के सेल हैं जो फेगोसाइटोसिस सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, एक न्यूट्रोफिल्स और दूसरा हमारे पास ये मैक्रोफेजेस।
परसेंटेज के हवाले से बात करें 3% ऑफ WBCs हैं, साइज के हवाले से बात करें 2 to 3 टाइम्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो राउंड या लोब्ड होता है, लेकिन इसमें लोबिंग बहुत थोड़ी होती है, ज़्यादातर राउंड शेप ही होते हैं, ऐसे ही करके इनका न्यूक्लियस होता है। अच्छा, उसके बाद लिम्फोसाइट की बात करें तो दो तरह के लिम्फोसाइट हैं, बी और टी। अब इनको बी और टी क्यों कहा जाता है, ये हम चैप्टर नंबर 14 की जो एंड है इम्यूनिटी वाला टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे। लिम्फोसाइट परसेंटेज के लिहाज से 32% है ऑफ WBC। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं और दूसरे नंबर पे क्या आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, और इनका जो साइज़ है वो रेड ब्लड सेल से थोड़ा सा बड़ा है, और इनका जो न्यूक्लियस है वो इतना बड़ा है कि उसने पूरे सेल को भरा हुआ है, यानी इनका साइटोप्लाज्म के लिए जगह बहुत थोड़ी मिली हुई है। आगे इनका फंक्शन क्या है, ये तो बड़ी मशहूर है, वाइट ब्लड सेल है, ये हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। इम्यूनिटी दो तरह की है, टी लिम्फोसाइट दे आर द डायरेक्ट किलर्स, कोई भी फॉरेन इन्वेडर होगा, कोई भी बाहर से हमला करने वाला होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई और पैरासाइट हो, तो उसको ये डायरेक्टली किल करेंगे। और जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज के जरिए से किल करेंगे। तो दोनों का फंक्शन इम्यूनिटी में है, और लेकिन दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है, इसकी डिटेल हम फिर इम्यूनिटी वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे। फंक्शन की बात करें, अगर देखा जाए ओवरऑल फंक्शन प्रोटेक्शन का है। प्रोटेक्शन दो तरह से हो रही है, फैगोसाइटोसिस के जरिए से, इम्यूनिटी के जरिए। फैगोसाइटोसिस मोनोसाइट जो बाद में मैक्रोफेज में कन्वर्ट होकर परफॉर्म करते हैं, और न्यूट्रोफिल्स परफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने क्या करना है कि बैक्टीरिया, मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस, या आप कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स, दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने, दोनों ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ना है। और जब भी लड़ाई होती है तो फ्री कैन में से दोनों तरफ प्रॉब्लम आता है, दोनों तरफ डेथ होती है। ये नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया मरेंगे, वायरस मरेंगे, हमारे वाइट ब्लड सेल भी उसमें डेथ हो सकती है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल की डेड बॉडीज़ हैं वो फिर जमा होना शुरू हो जाती हैं, और फिर बाद में एक सब्सटेंस बनाती है जिसको हम कहते हैं पस। तो आपने देखा होगा कि जब कोई चोट वगैरह लगती है तो उस जगह बाद दफ़ा पीप पड़ना शुरू हो जाती है। वो पीप है क्या, हमारे जो वाइट ब्लड सेल है जिन्होंने बैक्टीरिया और वायरस से लड़ाई शुरू की थी और जिसमें उनकी डेथ हो गई है, तो डेड बॉडीज़ की एक्यूमुलेशन से जो सब्सटेंस बनी है उसको पस कहा जाता है। तो इम्यूनिटी परफॉर्म करने वाले सेल को लिम्फोसाइट कहा जाता है। इसी तरह हेपरिन क्या करती है, ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती। और अभी हमने डिस्कस किया जो हिस्टामिन है, जो हमारे बेसोफिल सेल्स है, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, तो वो क्या करती है, इन्फ्लेमेशन काज करती है, जो इंडिकेटर ऑफ बॉडी है। अब ये न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं और इनकी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, तो इसको इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। यानी इनको जो नाम दिए गए ना, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, इनको स्टेनिंग की बुनियाद पे नाम दिए गए। तो इसको हम डिटेल से फिर अगले लेक्चर में प्लेटलेट्स के साथ, और उससे अगला हमारा जो टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ ब्लड, उसी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।